हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पूजा शर्मा। आई एम अ साइकोलॉजिस्ट एंड अ स्पेशल एजुकेटर। आज का हमारा वीडियो उन स्पेशल एजुकेटर्स के लिए है, पेरेंट्स के लिए है जो ABA अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस के बारे में थोड़ा डिटेल में जानना चाहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस की बात करते हैं तो ये ज़रूरी है कि हम बिहेवियरिज्म को समझें, क्योंकि अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस में हम बिहेवियर के ऊपर ही काम कर रहे हैं। Behaviorism refers to a psychological approach which emphasizes scientific and objective methods of investigation। हम यहाँ पे behavior को observe कर रहे हैं। ये अप्रोच स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के ऊपर बेस्ड होता है कि आपने कुछ किया और उसके ऊपर आपने जिस तरीके से बिहेव किया, हम उस बिहेवियर को यहाँ मेजर्स कर रहे हैं, हम उस इंटरेक्शन को मेजर कर रहे हैं जो एनवायरनमेंट में हो रही है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच। स्टिमुलस है कि अगर मैं आपको बोलती हूँ क्लैप हैंड्स, तो वो स्टिमुलस है, और अगर आपने अपने हाथ से क्लैपिंग करी तो वो रिस्पॉन्स है। सो इस तरीके की इंटरेक्शन एनवायरनमेंट में हो रही है। हम कोई कमांड देते हैं और उसके ऊपर कुछ रिस्पॉन्ड होता है, तो उसको हम बिहेवियरिज्म अप्रोच के साथ स्टडी करते हैं एक साइंटिफिक मेथड के साथ। सो अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस में बिहेवियरिज्म का रोल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम थ्योरीज की बात करें जिनसे अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस आया है, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है ट्रायल एंड एरर थ्योरी बाय थॉर्नडाइक, क्लासिकल कंडीशनिंग बाय पेवलोव, थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग बाय जॉन वॉटसन और ऑपरेंट कंडीशनिंग बाय स्किनर। जो साइकोलॉजी बैकग्राउंड से हैं वो इन सब थ्योरीज को डिटेल में अच्छे से समझते हैं और ये जानते हैं कि इन सब थ्योरीज में आपने कोई इंस्ट्रक्शन दी और उसके ऊपर किस तरीके से रिस्पॉन्स हुआ उसको मेजर किया जाता है और उसमें वेरिएशन किया जाता है रिस्पॉन्स को मेजर करने के लिए। सो अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस आया कहाँ से? इन चारों की चारों थ्योरीज से आया है। और अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं बिहेवियरिज्म से रिलेटेड, तो आपको इन चारों थ्योरीज को डालना है अगर आप अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस की बेसिस को जानना चाहते हैं कि ये आया कहाँ से। सो प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियरिज्म अप्रोच, क्या प्रिंसिपल है? अगर हम अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस की बात करें, बिहेवियरिज्म की बात करें, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सारे बिहेवियर्स हम लर्न करते हैं। अगर हम एक छोटे बच्चे की बात भी करें, अगर वो रोता है तो आपको क्या लगता है कि ठीक है, इनेट रिस्पॉन्स है रोना, उस अपनी नीड को बताना, क्योंकि बच्चे के भी कम्युनिकेशन स्किल्स इतने डेवलप नहीं हुए हैं, सो वो रो के अपनी नीड्स बताता है। पर धीरे धीरे इस रोने को हम अलग तरीके से मोटिवेट कर देते हैं और बच्चा कोई भी चीज़ अगर उसे मनवानी होती है तो अगर आप उसके रोने पे उसको वो चीज़ दे देते हैं, तो बच्चे ने ये बिहेवियर लर्न कर लिया कि इफ आई क्राई आई एम गोना गेट दैट पर्टिकुलर थिंग। सो ऑलमोस्ट ऑल ह्यूमन बिहेवियर्स आर लर्नड। ऑल बिहेवियर्स अकर फॉर अ रीजन। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर कोई बिहेवियर, अगर आपको क्लास में आपने कोई आंसर किया और आपकी टीचर ने आपको मोटिवेशन के तौर पे बोला कि वेरी गुड एंड दे हैव टोल्ड अदर स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास टू क्लैप फॉर यू, सो आप नेक्स्ट टाइम भी कोशिश करेंगे कि आप क्लास में आंसर करना अटेम्प्ट करें। सो हमने एक रीजन मिल गया कि हम मोटिवेशन चाहते हैं, हम एप्रिसिएशन चाहते हैं, इसलिए हमें उस पर्टिकुलर चीज़ को बार बार करना है। नो बिहेवियर अकर आउट ऑफ ब्लू। कोई भी बिहेवियर अचानक से कहीं से नहीं हो जाता, उसका कोई ना कोई रीज़न ज़रूर रहा होता है। और उसको जो स्पेशल एजुकेशन जानते हैं वो समझते हैं कि हमें रिस्पॉन्स के ऊपर जो, अगर उसको कॉन्सिक्वेंस, अगर हम ABC की बात करें कि बच्चे को बिहेवियर करने से पहले क्या हुआ, बिहेवियर किया तब क्या हुआ और उसके जस्ट बाद हमने क्या किया, उन तीनों चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो हम बिहेवियर को अच्छे से समझते हैं। सो बिहेवियरिज्म बोलता है कि कोई भी बिहेवियर अचानक से नहीं हुआ है, उसका एक लॉजिकल रीजन है। बिहेवियर कंटिन्यूज टू अकर बिकॉज दे आर इफेक्टिव।
जो बिहेवियर आपको अच्छे तरीके से उसके आपको कॉन्सिक्वेंसेस मिलते हैं, एंड अगर आपको मोटिवेशन मिलता है या फिर रिवॉर्ड मिलता है या फिर आपको इंटरनल सेटिस्फैक्शन होता है उस बिहेवियर को करने से, तो हम उस बिहेवियर को करते हैं और आगे भी हम उसको कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। पर जिन बिहेवियर्स के साथ हमारे कॉन्सिक्वेंसेस पॉजिटिव नहीं रहते और हम इंटरनली मोटिवेटेड नहीं होते उनको करने के लिए, तो हम उन बिहेवियर को धीरे धीरे करना छोड़ देते हैं। जैसे कि अगर कोई बच्चे को हर बार टैंट्रम्स थ्रो करने पे उसके मन की चीज मिल जाती है, तो वो बार बार टैंट्रम्स करेगा ही, क्योंकि वो बिहेवियर करने से उसको कुछ इफेक्टिव चीज जो उसको चाहिए थी वो मिल रही है। पर अगर आपने उसके उस टैंट्रम वाले बिहेवियर को इग्नोर कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम वो उस बिहेवियर को नहीं करेगा, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव नहीं थे। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं और जो बेसिस बनाते हैं बिहेवियरिज्म अप्रोच के लिए। अगर हम ABA की बात करें तो हमें कंडीशनिंग जो दो तरीके की हमने स्किनर और पैवलोव पढ़ा है, इनको भी ध्यान में रखना है। जब भी आपको ABA के बारे में पूछें या फिर ABA के बारे में आपको बात करनी हो, तो आपके दिमाग में स्किनर और पैवलोव की थ्योरी आनी बहुत जरूरी है। क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग कि क्या हुआ था उसमें, जिसमें रैट और डॉग का एग्जाम्पल आपको अच्छे से पता है। इन दोनों थ्योरीज में जो बताया गया था आपको उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। ABA है क्या? ये एक ऐसा अप्रोच है जिससे हम अडेप्टिव स्किल्स डेवलप करते हैं, जो हमें अपने डे टू डे लाइफ को इफेक्टिव बनाने में हेल्प करती हैं। उनको तो हम अडेप्ट करते हैं, और जिन बिहेवियर से हमारी एफिशिएंसी खत्म होती है उन बिहेवियर्स को हम डिक्रीज करते हैं। सो इट इज इंक्रीजिंग द अडेप्टिव बिहेवियर्स एंड डिक्रीजिंग द inappropriate behaviors. That is the main core of ABA. और ABA एक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर के ऊपर बेस्ड है, based on over 30 years of applied work done by researchers and practitioners. ये अचानक से ही नहीं आया है। जिन लोगों ने बिहेवियरिज्म पे 30 साल में अपने अलग अलग रिसर्चेस और थ्योरीज निकाली हैं, उन्होंने ही ऑटिज्म को इफेक्टिवली ट्रीट करने के लिए ABA को इन्वेंट किया है। और हमारा एक नोशन होता है कि अगर हम ABA की बात करें तो हम ऑटिस्टिक बच्चों के बारे में ही बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये एक थेरेपेटिक इंटरवेंशन है जो डिफरेंट डोमेन्स ऑफ लाइफ में यूज हो सकता है, एंड दिस इज टोटली डेटाबेस। हम हर एक रिस्पॉन्स को बच्चे के अगर हमने उसको कोई कमांड दिया, कोई स्टिमुलस दिया, उसने रिस्पॉन्स किया और किस तरीके से किया, उसको हम वहां पे उसकी डेटा शीट बनाते हैं। सो दिस इज टोटली डेटा बेस्ड एंड ट्रीटमेंट इज बेस्ड ऑन द फंक्शन। हम हर बिहेवियर को करने का रीजन क्या है, क्या उससे निकल रहा है, उसका फंक्शन क्या था, उसकी इफेक्टिवनेस क्यों है, क्यों हम बार बार वो बिहेवियर कर रहे हैं, उस फंक्शन को निकालते हैं। और अगर वो फंक्शन एप्रोप्रिएट है तो हम बिकॉज फंक्शन तो ऐसी चीज हो सकती है, जैसे कि किसी बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है कि वो अपनी कोई चीज उसको चाहिए तो उसके लिए रिक्वेस्ट कर सके। सो उस टाइम वो अगर इशारा करता है तो आप उसको वो चीज दे देते हैं। सो उसको है कि आपको उसने वो बिहेवियर किया कि उसका फंक्शन क्या था, कि उसको वो चीज चाहिए थी। पर हम यहाँ पे अगर उसकी स्पीच धीरे धीरे डेवलप हो रही है तो हमें उसका जो मोड है एक्सप्रेस करने का, इशारे पे रिस्पॉन्स नहीं करके उसको या तो हम पेक्स के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे, या फिर अगर कुछ रिलेटेड वॉइसेस हैं, जो टोन है उस वर्ड को लेके, वो निकालने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट ABA। और ABA की मीनिंग है अप्लाइड behavior analysis. Applied is improvement in behaviors that enhance and improve people's life. Behavior is scientific and measurable. Target behaviors are those which we want to increase और decrease. हम वो behavior लेते हैं जिनको हमें increase करना है या फिर decrease करना है। और एनालिसिस है इफेक्टिव एंड फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इंटरवेंशन एंड आउटकम।
कि उस चीज को जो बच्चे ने बिहेवियर किया उसको आप कितने अच्छे से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, उस पर डेटा ले पा रहे हैं और उसके फंक्शन को समझ के उसके ऊपर काम किस तरीके से कर रहे हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट ABA। ABA है क्या? इसमें हम लोग बिहेवियर्स को इंक्रीज करते हैं। कौन से बिहेवियर? जैसे कम्युनिकेशन, सोशल स्किल्स और एकेडमिक स्किल्स, अडेप्टिव स्किल्स, जो हमारी डे टू डे लाइफ को इजी बनाने में हेल्प करती हैं। उन स्किल्स के ऊपर हमारा फोकस रहता है कि हम उनको इंक्रीज करें। और किन बिहेवियर्स को हमें डिक्रीज करना है? जैसे प्रॉब्लम बिहेवियर और माल अडेप्टिव बिहेवियर्स को हमें डिक्रीज करना है। सो ABA में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हम फंक्शन आइडेंटिफाई करें कि बच्चे ने वो बिहेवियर किया क्यों, और वो हम कैसे कर सकते हैं? ABC चार्ट के थ्रू। ABC है एंटीसीडेंट, बिहेवियर एंड कॉन्सिक्वेंस। एंटीसीडेंट है कि बिहेवियर होने से जस्ट पहले क्या हुआ, आपने क्या बोला था, और बिहेवियर कि बच्चे ने उस टाइम क्या किया, और उस बिहेवियर को करने के बाद क्या हुआ, वो है कॉन्सिक्वेंस। अगर हम ABC को अच्छे से समझें, सो अगर आपने बच्चे को बोला कि आप ये मैथ्स की एक्सरसाइज सॉल्व करो, सो आप उसके पास बैठे थे और आपने उसको वो इंस्ट्रक्शन दिया दैट प्लीज सॉल्व दीज मैथ्स प्रॉब्लम, सो दैट इज एंटीसीडेंट। बच्चे ने उस टाइम बिहेवियर किया कि उसने वो शीट उठा के फाड़ दी, सो दैट इज बिहेवियर। और आपने कॉन्सिक्वेंस क्या दिया कि आपने उस एक्टिविटीज को बच्चे को करने के लिए नहीं दिया और वो सारी की सारी शीट्स वहां से हटा ली। सो आपने उसके जस्ट बाद क्या किया कि रिमूवल ऑफ द स्टिमुलाई, जो भी उसको आपने करने के लिए चीज दी थी आपने वो चीजें हटा ली। सो आपने ABC तीनों की तीनों चीज इस पर्टिकुलर बिहेवियर में नोट डाउन करी। ABA के मेन कंपोनेंट्स क्या हैं कि इसमें सबसे पहले इट क्लियरली आइडेंटिफाइज बिहेवियर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मेथड यूज होता है। ट्रीटमेंट इज बेस्ड ऑन फंक्शन, जो हमने पहले भी बात करी। असेसमेंट प्रायर टू ट्रीटमेंट, हम जैसे अगर हम IEP की बात करें तो उसके भी मेन कंपोनेंट में सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आती है, जब हम बच्चे की बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ले लेते हैं उसके बाद हम उसका असेसमेंट शुरू करते हैं कि बच्चा अभी किस स्टेज पे है। सो यहाँ पे भी हम लोग एक क्विक असेसमेंट करते हैं ABA में भी कि बच्चे का करंट लेवल ऑफ फंक्शनिंग है क्या। सेकेंड इज ऑनलाइन मॉनिटरिंग ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, कि जब हम उसके साथ काम कर रहे हैं उस टाइम भी मॉनिटरिंग चल रही होती है। और लास्ट में हमने जो सिखाया उसको या फिर जो बिहेवियर्स हमने उसके चेंज करने की कोशिश करी उसका इवैल्यूएशन करते हैं। सो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ABA है क्या? Children are provided with many learning opportunities in a variety of learning context. इसमें अलग अलग तरीके के लर्निंग सेटअप्स होते हैं। जैसे पहले है 1-on-1, दूसरा स्मॉल ग्रुप्स में भी हम इसको करा सकते हैं, और लास्ट में हमारा जो मेन मोटिव है वो है इंक्लूसिव सेटिंग्स में हम ABA को किस तरीके से लेके जाएं। 1-on-1 में ये होता है कि एक टीचर होता है जो जिसको हम केस मैनेजर बोलते हैं, और उसके साथ स्टूडेंट होता है और हम उसको किसी टास्क को सिखाने की कोशिश करते हैं उस टाइम, या फिर किसी पर्टिकुलर बिहेवियर जो एक प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर है उसको डिक्रीज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। Then emphasis on teaching skills that will be utilized in natural environment. जो भी चीजें उसके डे टू डे लाइफ को इजी बनाने में हेल्पफुल रहेगी, हमारा मेन कोर जो ABA का है वो ये है कि हम उसको अपनी एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग में इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करें, बच्चा अच्छे से वो चीजें सीख जाए। सेकेंड इज फोकस ऑन टीचिंग न्यू स्किल्स विच कैन डिक्रीज चैलेंजिंग बिहेवियर्स। हमें कुछ ऐसी, क्योंकि हम फंक्शन आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हमें वो सेम फंक्शन बच्चे का उसके प्रॉब्लम बिहेवियर्स के थ्रू फुलफिल ना होए और बच्चा उस नीड को अच्छे से दूसरे तरीके से एक्सप्रेस कर सके, इस तरीके का हमारा फोकस रहना चाहिए नई स्किल्स सिखाने की तरफ, ताकि उसका जो प्रॉब्लम बिहेवियर है वो डिक्रीज हो सके। सो इसमें हम क्या क्या टेक्निक्स यूज करते हैं? द फर्स्ट इज शेपिंग। शेपिंग में हम स्टेप बाय स्टेप हर एक रिस्पॉन्स के ऊपर बच्चे को एक पॉजिटिव
रीइंफोर्समेंट देते हैं ताकि वो एट द एंड उस रिजल्ट की तरफ पहुंच सके। अगर हम याद करें स्किनर को, तो यहाँ पे उसको जब उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में पिजन को एक केज में रखा था और फूड ग्रेन साइड में रखे थे उस बॉक्स के अंदर, तो जैसे ही पिजन उस प्रिक करता था किसी एक बॉक्स के एक पर्टिकुलर एरिया को, तो उसे फूड ग्रेन मिलता था। सो वो धीरे धीरे वो ये चीज सीख गया कि ठीक है, मेरे को प्रिक करना है इसको एंड आई विल गेट द फूड ग्रेन। और उसी तरीके से उसी पिजन को 8 की शेप में चलना सिखाया था, जिसमें जैसे ही वो बच्चा 8 की तरफ जैसे ही वो पिजन 8 की तरफ एक ग्रेन उठाता है तो उसको हम रिवॉर्ड करते हैं। सेकंड, फिर वो आगे थोड़ा सा और बढ़ता है, 8 शेप में मूवमेंट करता है, तो हम फिर उसके उस मूवमेंट को रिवॉर्ड करते हैं। सो शेपिंग में हम हर छोटे स्टेप जो उसके टारगेट बिहेवियर को अचीव करने में हेल्प कर रहा है, उधर उसको हम रीइंफोर्स करते हैं। प्रॉम्प्टिंग एंड फेडिंग। प्रॉम्प्ट्स हमने स्पेशल एजुकेशन में काफी डिटेल में पढ़े हैं, जिसमें हम फिजिकल प्रॉम्प्ट, वर्बल प्रॉम्प्ट, जेस्चर्स, इन सब की बात करते हैं। जनरलाइजेशन मेन कोर है। कोई भी स्किल अगर आप बच्चे को सिखाते हो तो उसमें बच्चा कितना अच्छे से उस चीज को कर पा रहा है। जनरलाइजेशन अगर हम ABA की बात करें, तो अगर आपने एक एजुकेटर के साथ बच्चे के साथ काम करना सीखा है, तो बच्चे ने अगर काम करना सीखा है तो हम नेक्स्ट टाइम किसी और एजुकेटर को उस क्लास में उसके साथ भेजते हैं, ताकि बच्चा कहीं कंडीशन तो नहीं हो गया उसी एजुकेटर के साथ रिस्पॉन्ड करने में उस एक्टिविटी पे। तो हम एजुकेटर्स भी यहाँ पे चेंज करके देखते हैं, या फिर हम स्टिमुलस जो हम उसको जैसे टच नोज हर बार बोलते हैं, तो हम अगर उसको ये पता लग गया है कि दिस इज वेयर योर नोज इज, तो नेक्स्ट टाइम हम टच योर नोज की जगह हम बोल सकते हैं वेयर इज योर नोज। तो उसको जनरलाइजेशन, अल्टीमेट गोल जो उस टास्क को सिखाने का है, वो आना बहुत जरूरी है। सो वी नीड टू चेंज द स्टिमुलस और स्टिमुलस प्रेजेंटर। हमें सारी चीजें चेंज करके देखनी है ताकि बच्चा हर तरीके से उस टास्क में सेम तरीके से बिहेव कर सके। रीइंफोर्समेंट में प्राइमरी रीइंफोर्सर्स और सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स आते हैं, जिसमें हम एडिबल्स की बात करते हैं और सोशल रिवॉर्ड्स की बात करते हैं। चेनिंग में हम लोग फॉरवर्ड चेनिंग, बैकवर्ड चेनिंग की बात करते हैं। अगर हम लोग टूथ ब्रश करना सिखा रहे हैं, सो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल द चाइल्ड विल होल्ड द ब्रश एंड फिर उसको वो वेट करेगा, फिर टूथपेस्ट अप्लाई करेगा, देन द चाइल्ड विल टेक द टूथब्रश towards his teeth and then he'll move it back and forth, then he'll take the water in his mouth and spit it, and then he'll clean his toothbrush and put it in the स्पेस प्रोवाइडेड। सो इस तरीके से हम लोग एक टास्क को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करते हैं, और बच्चा जब पूरे छोटे छोटे स्टेप्स कर लेता है तो हम एट द एंड उसको रिवॉर्ड करते हैं। शेपिंग में भी हम डिवाइड कर रहे हैं, पर शेपिंग में हम हर स्टेप पे बच्चे को रीइंफोर्स करते हैं। चेनिंग में हम उसको एकदम एंड रिजल्ट पे रीइंफोर्स कर रहे हैं। एक्सटेंशन इज समथिंग जिसमें हम बच्चे के बुरे बिहेवियर को डिक्रीज करने पे काम करते हैं। सो ये कुछ टेक्निक्स हैं जो बिहेवियर अप्रोच में सबसे ज्यादा यूज होती है। ABA में हम बच्चे को टास्क सिखाते हैं तो हम इन्हीं अप्रोचेस की हेल्प लेते हैं। ABA इज अप्रोप्रिएट फॉर ऑल द लर्नर्स। तो ये हमारा एक मिसकंसेप्शन है अगर हम बोलें कि ऑटिस्टिक बच्चों के साथ ही हम ABA यूज कर सकते हैं। यूटिलाइज टू एड्रेस अ वैरायटी ऑफ नीड्स। ASD वाले बच्चों के साथ काम कर सकते हैं, जिन बच्चों के साथ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज की इश्यूज हैं हम उनके साथ काम कर सकते हैं। साइकेट्रिक डिसेबिलिटीज एंड you will be surprised कि we can work on ABA with certain behaviors like quitting smoking, weight loss। हम इन सब चीजों में भी ABA का यूज करते हैं। So assumptions of classical conditioning क्या है कि learning is developed through interaction with the environment। ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम बिहेवियर की बात करें तो बच्चा किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है वो उसकी लर्निंग का बेसिस फॉर्म करता है। एनवायरनमेंट शेप्स द बिहेवियर एंड इंटरनल मेंटल स्टेट्स सच एज थॉट, फीलिंग, इमोशंस डू नॉट एक्सप्लेन द ह्यूमन
बिहेवियर। सो इन्वायरमेंट का रोल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इससे हमारा मेंटल थॉट प्रोसेस, हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस सारे के सारे गवर्न होते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग, जहाँ पे हम स्किनर की बात करते हैं, तो यहाँ पे उसका मेन एजम्पशन था कि अ पर्टिकुलर एक्ट रिजल्ट्स इन एन एक्सपीरियंस दैट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट एक्ट। जैसे कि अगर रैट ने वो लीवर तब पुल किया, अगर हम उस एक्सपेरिमेंट की बात करें, तो लीवर पुल करने से उस कॉन्सिक्वेंस ने उस बिहेवियर को स्ट्रेंथन कर दिया, बिकॉज ही इज गेटिंग समथिंग नाइस आउट ऑफ इट। The perceived quality of an act's consequence affects future behavior. अगर वहां पे उसको फूड ग्रेन नहीं मिलता तो वो नेक्स्ट टाइम दोबारा शायद उस लिवर को पुल ही नहीं करता। सो अगर उसका पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस रहा, उसकी इंटरनल नीड्स को उसने सेटिस्फाई किया, देन देयर इज 100% चांसेस कि बच्चा उसको दोबारा भी करेगा। पर यही बिहेवियर अगर उसको इंटरनल मोटिवेशन को नहीं स्ट्रेंथन कर रहा तो वो उसको नेक्स्ट टाइम यूज नहीं करेगा। सो यहाँ पे एजम्पशंस में ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग में आप स्किनर की थ्योरी पूरी एक्सप्लेन कर सकते हैं और इन दोनों पॉइंट्स को ब्रॉडली लिखते हुए उस पूरे थ्योरी के बेसिस को यहाँ पे एक्सप्लेन करें। सो बिहेवियर है क्या, अगर हम ABA की बात करें, सो बिहेवियर इज एनी एक्टिविटी विच इज मेजरेबल एंड ऑब्जर्वेबल, जिसको आप देख सकते हैं और मेजर कर सकते हैं, वो बिहेवियर में काउंट होता है। इन आवर डेली लाइफ वी परफॉर्म सो मेनी एक्टिविटीज, जैसे कि च्यूइंग है, क्राइंग है, अप्रिशिएटिंग, ईटिंग फूड, ये सारी की सारी चीजें बिहेवियर्स में काउंट होती है। और बिहेवियर्स दो तरीके के होते हैं, जिसमें हम बात करें, एक तो स्किल बिहेवियर और एक प्रॉब्लम बिहेवियर। स्किल बिहेवियर हमारी एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, जिससे हमारी डेली दिनचर्या को हेल्प मिलती है, वो सारे के सारे स्किल बिहेवियर हैं। पर कुछ बिहेवियर जैसे हिटिंग, क्राइंग, थ्रोइंग टैंट्रम्स, ये सारे के सारे प्रॉब्लम बिहेवियर्स में काउंट होते हैं। और हम ABA में हमारा मेन फोकस रहता है कि हम स्किल बिहेवियर्स को स्ट्रेंथन करें, बढ़ावा दें, और प्रॉब्लम बिहेवियर्स को हम डिक्रीज करें। सो असेसमेंट ऑफ बिहेवियर, जैसे मैंने आपको बताया कि हम ABA चार्ट बनाते हैं हम इसमें, और हम उस बिहेवियर को फंक्शन किस लिए वो कर रहा है, वो उस बिहेवियर को, उसके फंक्शन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बिहेवियर रिकॉर्डिंग सिस्टम भी होता है। फंक्शनल एनालिसिस ऑफ बिहेवियर में व्हेन अ बिहेवियर अकर्स देयर इज ऑलवेज 2 फीचर्स, उसका फॉर्म, किस तरीके से वो बिहेवियर किया गया, और फंक्शन, उससे निकला क्या। सो फॉर्म ऑफ अ बिहेवियर इज व्हाट इज ऑब्जर्व्ड। जैसे अगर उसने हिटिंग किया, या फिर टैंट्रम्स थ्रो किए, या फिर उसने फ्लॉपिंग किया, तो आप देख पा रहे हैं सो वो किस फॉर्म में है, और फंक्शन की उसने वो किया क्यों है। सो हम फंक्शनल बिहेवियर एनालिसिस ABA में करते हैं। कोई भी स्किल बच्चे को सिखाने से पहले हमें जरूरी है कि हम उसके फंक्शन को आइडेंटिफाई करें, और वो हम फंक्शनल एनालिसिस ऑफ बिहेवियर के थ्रू करते हैं। सो हम उसमें ABA यूज करते हैं। एंटीसीडेंट, क्या हुआ था बिहेवियर करने से पहले, बिहेवियर किस तरीके का था, और उसके बाद क्या चीजें हुई। सो एंटीसीडेंट में व्हेन डज द प्रॉब्लम अकर, क्या हुआ था उस टाइम, क्या क्या आसपास लोग कौन थे। Are there particular times of behavior when the problem behavior tends to occur? क्या दिन का ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम है जब वो बिहेवियर होता है, किसके साथ होता है, कहाँ हो रहा है, हमें ये सारी चीजें एंटीसीडेंट में काउंट करनी है। बिहेवियर मतलब ड्यूरिंग द बिहेवियर, जब बच्चा वो बिहेवियर करता है, कितने बार हुआ वो बिहेवियर और कितनी लंबी ड्यूरेशन के लिए हुआ, हम वो बिहेवियर में रिकॉर्ड करते हैं। और कॉन्सिक्वेंस है कि व्हाट डू द पर्सन इमीडिएट सिटिंग नेक्स्ट इमीडिएट टू द चाइल्ड, उसने क्या किया उस टाइम उस बिहेवियर को रोकने के लिए। व्हाट इफेक्ट डज द प्रॉब्लम बिहेवियर हैव ऑन द गिवन चाइल्ड, जिस बच्चे ने ये बिहेवियर किया उस टाइम उस बिहेवियर करने से बच्चे के ऊपर क्या इफेक्ट आया, और हाउ द चाइल्ड इज बेनिफिटिंग बाय गेटिंग द प्रॉब्लम बिहेवियर, और उसने वो बिहेवियर किया क्यों। हो सकता है आपने उसको कोई टास्क दी हो और उसने उस टाइम वो चीजें सारी फेंक दी वहां से, ताकि वो एस्केप कर सके, उस बिहेवियर से हट सके। सो बच्चे बिहेवियर बहुत अलग अलग रीजन से करते हैं, उसमें एस्केप बिहेवियर हो सकता है, या फिर उसका सेल्फ स्टिमुलेटिंग बिहेवियर हो सकता है। सो हमें डिफरेंट फंक्शंस ऑफ बिहेवियर आइडेंटिफाई करने जरूरी है।
सो बेनिफिट्स क्या हैं जो मैंने आपको बताया कि हमें जरूरी है कि उसके बेनिफिट प्रॉब्लम बिहेवियर करने के लिए बच्चा क्यों कर रहा है वो हम आइडेंटिफाई करें। सबसे पहले है अटेंशन सीकिंग फैक्टर। हो सकता है बच्चा आपकी अटेंशन चाह रहा हो इसलिए वो प्रॉब्लम बिहेवियर कर रहा हो। सेल्फ स्टिमुलेटिंग बिहेवियर हो सकता है। स्किल डेफिशिएंट फैक्टर हो सकता है बच्चे को आपने कुछ काम करने के लिए दिया, से फॉर एग्जांपल अगर आपने उस बच्चे को साथ में किसी के खेलने के लिए बोला पर बच्चे को अभी एक पैरेलल प्ले या फिर एक कंबाइंड प्ले करना नहीं आता, किसी के साथ खेलना नहीं आता, सो हो सकता है वो दूसरे को हिट करके वो बॉल अपनी तरफ ले ले, तो उसको अभी बॉल कैच एंड थ्रो के बारे में नहीं पता या फिर रिक्वेस्टिंग फॉर अ पर्टिकुलर आइटम नहीं पता। सो वो हो सकता है उस बच्चे को वो चीज आती ही नहीं है जिस वजह से वो प्रॉब्लम बिहेवियर कर रहा है। एस्केप, वो उस बिहेवियर से निकलना चाहता है इसलिए कर रहा है, या फिर जैसे ही वो प्रॉब्लम बिहेवियर करता है तो उसको जैसे कई बच्चे चॉकलेट के लिए रोते हैं तो जैसे ही वो बहुत ज्यादा रोते हैं तो आप उनको चॉकलेट दे देते हैं। तो टेंजिबल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं प्रॉब्लम बिहेवियर्स में। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू आइडेंटिफाई द बेनिफिट्स ऑफ प्रॉब्लम बिहेवियर। और हम बिहेवियर रिकॉर्डिंग सिस्टम ABA में भी डिफरेंट करिकुलम्स हैं। सो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की ABA अप्रोच में इन्वॉल्व हैं। वहां पे उनके बिहेवियर रिकॉर्डिंग की डेटा शीट्स अलग अलग बनी होती है जिसमें ये फिल करना होता है। सो डेटा है क्या? इट इज अ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो हम ABA से निकालते हैं। डेटा इज यूज्ड एज अ फाउंडेशन फॉर मेकिंग डिसीजन कि हम बच्चे के साथ काम किस तरीके से करेंगे, क्योंकि हमें फंक्शन आइडेंटिफाई हो गया तो हमें डेटा से ही ABA की प्रॉपर जो हम ABC चार्ट बनाते हैं उसी से हमें पता लगता है कि बच्चे की प्रॉब्लम क्या है और हमें कहाँ से शुरू करना है। बेस्ड ऑन द डेटा द clinician will decide whether treatment should be modified in any way। और हो सकता है कि वो ट्रीटमेंट चल रहा हो पर अगर आपने दोबारा उसका ABA किया है सो यू माइट गेट सम चेंजेस कि हमें ये सब चेंज करके देखना चाहिए ताकि बिहेवियर जो हमें इंक्रीज करना है वो स्पीडीली हो सके। सो हमें फ्रीक्वेंसी नोट करना जरूरी है, ड्यूरेशन नोट करना जरूरी है और किस टाइम वो हो रहा है, कितने लंबे टाइम के लिए हो रहा है, ये सारी चीजें हम ABA में रिकॉर्ड करते हैं। सो दैट्स अबाउट द बेसिक थिंग्स अबाउट ABA and in the next video we are going to discuss certain other important features जिसमें हम discrete trial की बात करेंगे और डिस्क्रीट ट्रायल रन कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ यू फील दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू प्लीज शेयर इट विद अदर स्पेशल एजुकेटर्स और जो इस फील्ड में ऑटिस्टिक बच्चों के साथ या फिर जो ABA को यूज कर रहे हैं उनके साथ शेयर करिए।